नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इन्फो अनप्लग। एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां पर आपको मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से रियल एंड अनप्लग। कोरोना वायरस के कारण पूरा देश लॉकडाउन में है, जिसकी वजह से तमाम दुकानें, ऑफिस, बाजार, फैक्ट्रियां सभी पर ताला लगा है, जिसका खासा असर लोगों के केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, जेबों पर भी पड़ा है। ऐसे में इस विकट परिस्थिति में चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा, सभी के मन में एक ही सवाल है कि वो अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें। इन्हीं सब सवालों के लिए आज हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सीए एंड प्रमोटर ऑफ पान लीगल इन्फो प्राइवेट लिमिटेड श्री आनंद जोशी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। नमस्कार सभी को। इंदौर टॉक और भोपाल टॉक के लिसनर्स को मेरा नमस्कार और उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इंदौर टॉक की इस पहल की सराहना करना चाहूँगा कि वो बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचा रहे हैं और सबका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अभी इस लॉकडाउन के समय में सबसे बड़ा जो इस लॉकडाउन का जो पीरियड में इत्तेफाक से ऐसा बोलूंगा, ऐसे समय में आया है जो कि मार्च एंड और जो अप्रैल का जो बीच का समय होता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का समय भी माना जाता है। ऐसे में एक बहुत सा कॉमन सवाल अभी लोगों के मन में है अपनी रिटर्न फाइलिंग को लेके। चाहे कोई व्यापारी हो या नौकरी पेशा, सभी इस दुविधा में फंस चुके हैं कि इस ईयर एंडिंग में अपने रिटर्न फाइलिंग के इस प्रोसेस को कैसे पूरा किया जाए। देखिए सनील जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही क्लोज होता था, हमारे पास पहले भी 2 से 3 महीने रहते थे किसी भी चीज को सही करने के, किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए, और अभी भी हमारे पास वो टाइम है। तो पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां तक सैलरीड एम्प्लॉयज की बात है, उनको कंपनी से फॉर्म 16 वगैरह मिलते थे, वो भी नॉर्मली अप्रैल और मई के आसपास तक ही मिल पाते थे। अभी उसकी डेडलाइन इनकम टैक्स ने बढ़ा दी है। कंपनी थोड़ा टाइम लेके फॉर्म 16 जारी करेगी। तो एम्प्लॉयज जितने भी हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज, उनको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब उनके फॉर्म 16 उनको मिलेंगे, उसके बाद उनको भरपूर मौका और भरपूर समय दिया जाएगा कि वो अपना इनकम टैक्स आराम से दाखिल कर पाए। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। नॉर्मली लोग क्या करते थे कि मार्च आते आते अपने इन्वेस्टमेंट को भी प्लान करते थे, जिससे उनको इनकम टैक्स में छूट मिल सके। अब वो मार्च में हो नहीं पाया है, तो भारत सरकार ने उसको बढ़ा के उसकी अवधि 30 जून तक कर दी है। मान लीजिए आप LIC इंश्योरेंस लेते थे मार्च में और रिन्यू नहीं कर पाए हैं, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते थे, अभी भी आप उसको कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, जैसे भी आप करें, और उसकी छूट आपको पिछले वित्त वर्ष में ही मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो साल खत्म हो गया है तो आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईदर यू आर अ सैलरीड पर्सन और अ बिजनेस क्लास पर्सन, हर तरीके से आपको एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप इस मौके को आराम से अपने बैकलॉग को खत्म करें और फिर जो फाइलिंग का समय शुरू होगा उस टाइम पे इसको प्रॉपर्ली फाइल करें। सर, एक सुविधा और भारत सरकार ने जो दी है, इस वक्त तमाम जितने भी बैंक इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन लोगों की EMI चल रही है, उनको सबको कहीं ना कहीं 3 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम दिया है, चाहे पॉलिसी का प्रीमियम भरना हो या कोई EMI हो। ऐसे में अगर मान लीजिए 3 महीने का जो ड्यूरेशन अगर कोई भी व्यक्ति लेता है, तो क्या वो बेनिफिट भी वो अपने इस साल की रिटर्न फाइलिंग में ले सकेगा? मतलब वो अवधि उसको यहाँ भी एक्सटेंशन के तौर पर मिल रही है? नहीं, देखिए, उसमें आपकी जो मार्च की EMI थी, अगर उसको आपने आगे बढ़ा दिया है तो अब जो भी पेमेंट्स आपने किए वो जिस महीने में किए वो उस साल के रिटर्न में ही रिफ्लेक्ट होते हैं। मान लीजिए आपने मार्च का पेमेंट नहीं किया है तो आपको कोई उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा या किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। जब आप उसका पेमेंट करेंगे, जब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। सर, एक और जो सवाल हो रहा है, लाइक जैसे अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज चल रही थी, किसी की पॉलिसी का रिन्यूअल टाइम था तो किसी का मैच्योरिटी का टाइम था। ऐसे में एक कंफ्यूजन और है कि अब क्या किया जाए। क्या पुरानी पॉलिसी अगर रिन्यूअल में है तो उसको रिन्यू करवा लिया जाए, या अगर मैच्योर्ड हो गई है तो उसको वहीं खत्म कर दिया जाए, या कोई नई पॉलिसी पे वर्कआउट कर दिया जाए? क्योंकि मार्केट की पोजीशन अभी लोगों को बहुत अनस्टेबल सी दिख रही है। ऐसे में क्या राइट डिसीजन हो सकता है लोगों के लिए उस इन टर्म्स ऑफ नए पॉलिसीज या कोई भी ऐसी नई स्कीम को लेकर? देखिए, अभी मार्केट एक करेक्शन देख रहा था बहुत समय से, और अब मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा। नॉर्मली 15 डेज 20 डेज हम एक्सपेक्ट करें अगर तो आपके ऊपर है कि आपका एनालिसिस क्या बोलता है। आप अगर पुरानी पॉलिसी से संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि बहुत सालों से उसको चला रहे तो उसको बीच में ब्रेक करना मेरे हिसाब से बहुत एक अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा, अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिखते हैं, जो कि मुझे अभी इन द लॉन्ग रन 6, 7, 8 महीने में दिख नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपके सामने बहुत अच्छा प्रपोजल आ जाता है तो ही उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए।
सर ऐसा ही कुछ सिनेरियो एफडीज को लेकर भी है। अभी अगर हम आम दिनों में देखें तो बैंक से लगातार फोन आते हैं कस्टमर्स के पास, लाइक लॉकडाउन का पीरियड है, मार्केट या थोड़ी बहुत भी अनस्टेबल पोजीशन है, ऐसे में बहुत सी नई स्कीम्स, नई एफडीज, बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स जो है बैंक्स लेकर आ रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। तो क्या वो राइट डिसीजन हो सकता है कस्टमर के लिए कि वो वाकई में ऐसी कोई नई स्कीम में अपने आप को एनरोल करे जो बैंक उसको प्रोवाइड करवा रहा है, या अपने जो पुराने एग्जिस्टिंग एफडीज या जो भी उसके सेविंग प्लान्स है उस पर वो कंटिन्यू रहे? सनील जी देखिए, ये प्लान्स पहले भी थे। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैंक्स के फोन अभी आ रहे हैं, बैंक उसको प्रमोट ज्यादा करने लगा है क्योंकि उनको पता है कि अभी एक्सपेंडिचर इतने हो नहीं रहे हैं और आपके पास हो सकता है कुछ आइडल फंड पड़ा हो, तो वो उसको यूज करने के लिए आपको डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट्स बता रहे हैं और ऑप्शंस दे रहे हैं। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे सामने ऑप्शंस बहुत सारे इन्वेस्ट करने के लिए। हमें हमारे फंड की आइडेंटिटी डेवलप करना पड़ेगी कि हमारा फंड किस प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इमरजेंसी फंड है जो कि आपको कभी भी यूज आ सकता है, तो आप उस पर बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो हो सकता है आप उसको सेविंग में ही रहने दें। या फिर कोई ऐसी स्कीम लगती है कि हाँ मैं इसको लिक्विड फंड में डाल के जल्दी निकाल सकता हूँ, या जब इच्छा हो जब यूज कर सकता हूँ वैसा डाले। कोई के पास ऐसा फंड होता है कि हाँ मुझे अभी 1 साल तक जरूरत नहीं है, हो सकता है कि वो उसकी एफडी भी कर सकता है या शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। किसी की फंडिंग की आइडेंटिटी ये होती है कि उसको भी 20 साल बाद इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आज उसके पास वो फंड था लेकिन लॉकडाउन के कारण वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपनी फंड की आइडेंटिटी बना लें कि आपका फंड कैसा फंड है, इमरजेंसी है, नियर रिक्वायरमेंट है या लॉन्ग रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से फिर देखें कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना मेरा रिस्क एपेटाइट है। फॉर एग्जाम्पल कि जो यंग है, जो 30-35 की एज में है, वो भी रिस्क ले सकता है, तो उसके पोर्टफोलियो में 40% तक इक्विटी वो इन्वेस्ट कर सकता है और बाकी मिसलेनियस ऑप्शंस में डाल सकता है, डेट फंड में डाल ले, थोड़ा बहुत गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर ले। तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। जिसकी एज ज्यादा है तो वो रिस्क को कम करते हुए मैक्सिमम फिक्स्ड इनकम, जिसको हम डेट और फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करें और इक्विटी का एक्सपोजर कम ले। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है, जो कि काफी करेक्ट होकर नीचे आ चुका है। तो जो लोग इन्वेस्ट करने से चूक गए थे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बशर्ते, लेकिन अभी पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जितना भी वो चाह रहे हैं उसका 20-30% ही उसमें इन्वेस्ट। तो सनील जी, ऑप्शंस बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बैंक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें अपनी फंड की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है और उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। हाँ, तो मूल मंत्र ये है कि अपने फंड के कॉन्सेप्ट को समझना है और उस हिसाब से राइट। हाँ, कि हमारा फंड है कैसा, मतलब हमारा फंड किस प्रकार का फंड है। ऐसा नहीं है कि 20% मिल रहा है तो हम अपना इमरजेंसी फंड भी उसमें लगा दें, अदरवाइज आपका पूरा मनी मैनेजमेंट हो सकता है कि गड़बड़ हो। तो ऐसे में अभी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, सभी बिजनेसेस ऑलमोस्ट शट डाउन है, ऐसे में अकाउंट्स मैनेजमेंट को लेके भी काफी सवाल ऐसे आ रहे हैं लोगों के कि लाइक किस तरीके से अकाउंट्स का मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अकाउंट में लोगों को अपनी सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरीज पोस्ट करनी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। ऐसे में वो बिजनेसेस जो पूरी तरीके से बंद है अपने एक्सपेंसेस को कैसे शो कर सकते हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप पोस्ट लॉकडाउन जब ये सारे बिजनेसेस ओपन होंगे तो ये जो 2 से 3 महीने का एक पीरियड होगा, ऐसे में क्या वो स्पेशल टिप्स हो सकती है जिनका विशेष तौर पे लोग ध्यान रखें अपने अकाउंट मैनेजमेंट को लेके, तो अपने आगे जाके उनको शायद इतना ज्यादा भारी खामियाजा ना भुगतना पड़े या नुकसान ना हो। सनील जी देखिए, जब से जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था तब से बहुत सारे लोगों ने क्लाउड अकाउंटिंग पे शिफ्ट हो गए थे कि अब वो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग चलती थी उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। क्लाउड अकाउंटिंग का मतलब ये है कि आपका जितना भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो एक सर्वर पे होता है, आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं उसको, और आपके जितने भी एक्सपेंसेस है वो नॉर्मली आज की डेट में बैंक से ही होते हैं, कैश में एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अगर वो भी बंद है तो वहाँ पे लेबर पेमेंट्स वगैरह हो नहीं रहे हैं, जो सैलरीज हैं वो अकाउंट से डिस्बर्स होती थी, तो उनके लिए बहुत इजी है। जो क्लाउड अकाउंटिंग पे अपनी अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं तो वो घर बैठे बैठे उनके अकाउंटेंट भी एंट्रीज कर सकते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह शेयर कर सकते हैं। चैलेंज उनके लिए है जो ये सिस्टम फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका भी है कि इस चीज को समझें, अपने कंसल्टेंट या अपने एडवाइजर से बात करें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है तो उनको माइग्रेट करना भी बहुत ईजी रहेगा कि 1 अप्रैल से मान लीजिए हमें अगर अकाउंटिंग स्विच करनी है, नॉर्मली लोग फाइनेंशियल ईयर एंड होने का वेट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है कि ऑप्शंस को समझें
और अपनी अकाउंटिंग को क्लाउड पे शिफ्ट करें। और अगर मान लीजिए उनका जो 31 मार्च तक का बैकलॉग है उसको भी कंप्लीट करने का काफी अच्छा समय है। अपने एडवाइजर से बात करके उसको मैनेज करके जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो एक पीरियड जरूर मिलेगा, सबको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा क्योंकि डेट्स आगे बढ़ेंगी। उस पीरियड में इस बैकलॉग को खत्म करें और मेरी एडवाइस ये है कि ज्यादातर लोग क्लाउड अकाउंटिंग को अपनाएं। ऐसे में सर क्या वो स्पेशल टिप्स हो सकती है फ्यूचर एस्पेक्ट को लेके? मैं थोड़ा सा चाहूंगा आपसे कि आप उसको डिटेल में एक एक वर्जन उसका एक बिजनेसमैन के लिए, एक सैलरीड पर्सन भी आप अलग से दें कि क्या वो स्पेशल टिप्स हो सकती है जिनका वो विशेष तौर पे अभी से ध्यान रखना चालू कर दे ताकि आने वाले समय में, क्योंकि ये जो कोरोना क्राइसिस है ये हमें इतनी जल्दी जाता हुआ नहीं दिखता है, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमको आने वाले समय में बिजनेस में देखने को मिल सकता है, जिसका असर सभी पे ही पड़ेगा, चाहे कोई सैलरीड पर्सन हो या नौकरी बिजनेसमैन हो। तो ऐसे में क्या वो स्पेशल टिप्स हो सकते हैं इन दोनों वर्ग के लोगों के लिए? देखिए सर, इसका इम्पैक्ट हर कैटेगरी पे अलग है। सैलरीड पर्सन पे अलग इम्पैक्ट है और बिजनेस पे अलग इम्पैक्ट है। अब हम बात करें कि सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए कैसा सिनेरियो होने वाला है, तो समझ लीजिए देखिए कि क्राइसिस तो है लेकिन हो सकता है 6-7-8 महीने में चीजें कोप अप रिकवर होना चालू हो जाए, लेकिन एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर आने वाला है। लेकिन इससे भी जो बोल सकते हैं कि एक भयावह स्थिति बनने वाली है वो आज से 5-7-10 सालों में हमें दिख जाएगी, जिसको कि हम टेक्निकल पेंडेमिक भी बोल सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स टेक्नोलॉजी लेके जाने वाला है। तो ये तो एक अलार्म है आपके लिए कोरोना वायरस के थ्रू कि आप अपने आप को कैसा मार्केट फिट बना पाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है कंपनी में, या आप सिर्फ सिर झुका के अभी तक काम कर रहे थे, ना आपने कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझा, ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझा, बस आपने काम किया। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अलार्म है और आपको अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ कोर्सेज भी परस्यू कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत अच्छा समय है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा रहे हैं कि कल वो एक अच्छा स्किल मार्केट फिट बना पाए जिसमें कि उनकी रिक्वायरमेंट बनी रहे। और बिजनेसमैन के लिए नॉर्मली देखिए क्या है, बिजनेस को भी मैं 2 भागों में बांटता हूँ। एक स्टार्टअप्स हैं जो अभी नए दौर में काम कर रहे हैं और एक जो ग्रोनअप्स हैं जो ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहे थे। तो जो ग्रोनअप्स हैं सर, देखिए वो अपने ऑपरेशंस में इतने उलझे रहते थे कि उनको अभी तक समय मिला नहीं इतना ब्रेनस्टॉर्म करने का। आई एम श्योर कि उन्होंने सबने अपनी स्ट्रेटेजीज बना ली होंगी, उनको क्या करना है। एवरीवन इज स्मार्ट इनफ, वो इतने साल से सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में। और बस मेरी एडवाइस ये है कि वो लिटिगेशन से बचें, अपने एम्प्लॉय से जो लिटिगेशंस हो रहे हैं, अपने क्लाइंट से जो लिटिगेशंस हो रहे हैं उससे बचें, क्योंकि आने वाले समय में हमें रिकवरी करनी है, ना कि पुराने लिटिगेशंस में अपना टाइम वेस्ट करना है। लेकिन स्टार्टअप के लिए, क्योंकि देखिए स्टार्टअप जो रहता है वो वैसे ही एक ऐसे माइंडसेट से चलता है कि हाँ उसको तो फेलियर हर कदम पे मिलने वाला है और कहीं ना कहीं वो रेडी रहता है। तो ये उसके लिए एक रियल टाइम और प्रैक्टिकल टेस्टिंग है कि हाँ ये एक सिनेरियो आ गया है, इसमें कैसे सर्वाइव करना है। अगर मान लीजिए ज्यादा आप आगे नहीं बढ़े हैं कोई स्टार्टअप में, तो अपने प्रोडक्ट पे और रिसर्च कर सकते हैं, 6 महीने का टाइम और लें। अपने अगर प्रोडक्ट बन गया है तो उसका वैलिडेशन करें, मार्केट में लॉन्च करें, देखें कि इस वीक इकोनॉमी में भी वो कैसा परफॉर्म करता है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें और जितना फीडबैक ले सकते हैं लें। और अगर जो स्टार्टअप ऑलरेडी मार्केट में है तो वो अग्रेसिव भी हो सकते हैं, अपने कंपटीशन को किल करने का भी बहुत अच्छा टाइम। तो आपको देखना है कि आपका स्टार्टअप किस लेवल पे खड़ा हुआ है। आपको डिफेंसिव होकर अपने प्रोडक्ट को अच्छा करना है या आपको अग्रेसिव होकर मार्केट की कंपटीशन या मार्केट को कैप्चर करना है। अभी हमने हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में सुना है कि क्रूड प्राइसेस जो है वो काफी डाउन हुई है, इनफैक्ट नेगेटिव में आ गई इंटरनेशनल प्राइसिंग जो है। और वहीं कहीं ना कहीं जिसका एक कहीं ना कहीं पैरेलल इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइसिंग और इन सब चीजों पे भी पड़ा है। तो अगर हम एक ओवरऑल बात करें, क्योंकि ये जो क्राइस ऐसा है, ये पहला ऐसा क्राइसिस है जो पूरे वर्ल्ड में एक साथ हुआ है और सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पे ही नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी इस बीमारी ने दिया है। तो ऐसे में हम ये जो इंटरनेशनल एक ओवरऑल ऑरा क्रिएट हुआ है फाइनेंशियल क्राइसिस का, कितना इम्पैक्ट अपनी इंडियन इकोनॉमी में डालेगा और क्या हम आने वाले समय में किसी प्रकार का इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, खास करके ये, क्योंकि ये 2 एस्पेक्ट अभी हमारे सामने आए, एक क्रूड ऑयल प्राइस की कम होना और वहीं गोल्ड रेट्स लगातार हाई जाना।
जी, देखिए ये मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टेम्पररी करेक्शंस हैं, आपको ये देखने को मिलेंगे क्योंकि इतनी बड़ी एक चीज़ हुई है पूरे वर्ल्ड में, तो इसके इम्पैक्ट तो आपको दिखेंगे। लेकिन ये लॉन्ग रन में ऐसा नहीं चलेगा, हर चीज़ें एक जगह आके स्टेबल होंगी। तो अभी कोई बहुत अग्रेसिव डिसीजन लेना सही नहीं रहेगा कि आपने बहुत सारा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर अगर आपका किसी बिजनेस में ऐसा इन्वेस्टमेंट जो फ्रूट से डायरेक्टली रिलेटेड है तो आपने कोई बड़ा स्टेप ले लिया। ये सिर्फ एक बोल सकते हैं करेक्शंस हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आने थे इस टाइप के पेंडेमिक में, और वो आ चुके हैं। लेकिन अब हमें वेट करना है कि अब जो चीजें नॉर्मलाइज होंगी और नॉर्मलिटी आएगी वो स्टेबलाइज रहेगी, उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो फिलहाल आप सिर्फ इसको वॉच करिए, आप इसका पैटर्न देखिए, इस पर कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिए कि हाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इस तरीके से आप इसको ना देखें। ये सिर्फ ऐसी चीज है जो टेम्पररी है। और अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें सर, तो जो सिनेरियो अभी फिलहाल में मुझे दिख रहा है, ये 7-8-10 महीने तो सबके लिए बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि हर इकोनॉमी जूझ रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारा लॉस हुआ है। लेकिन मुझे जो लगता है कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो आने वाले टाइम में अच्छी है, काफी कुछ अच्छे सिम्टम्स दिख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का पूरा मिक्स है, जैसे अगर हम उसको 100% बोले तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा 17% है, एग्रीकल्चर हमारा 20 से 25% है, और बचा हुआ पूरा सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर बहुत कम जॉब्स क्रिएट करता है, क्योंकि वहां पे इंटेंजिबल गुड्स होते हैं, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ इंटेंजिबल्स आप डिलीवर करते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो उसमें क्लर्क से लेके एक सीएमडी तक की जॉब उसमें निकल के आती है, और बहुत सारे लोग उसमें जॉब में। इंडियन गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू किया है इस पे, और एक आंकड़े के अनुसार हम 2022 तक हो सकता है कि हम 25% तक अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा पाएंगे, जो हमारा 100% का शेयर है। और अब लोगों का माइंडसेट वाकई में चेंज हुआ है कि अब चाइना के प्रोडक्ट्स को वो शायद यूज ना करें। अभी तक तो सिर्फ हम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में पढ़ते थे, तो इससे जो वाकई में इम्पैक्ट आएगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। और आने वाले सालों में अगर ये मैन्युफैक्चरिंग के स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही चले तो हम मोर देन 50 मिलियन जॉब इंडिया में ला पाएंगे, और बोल सकते हैं कि जो जॉब का स्टैटिस्टिक्स है बहुत सुधरेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट और कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में हम इसको और प्रमोट करें, इंपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री करें कुछ इंपोर्ट्स है, ताकि हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर पाएं और उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर पाएं। और कुछ चीजें जो है जो इकोनॉमी में बोल सकते हैं डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं करती, लेकिन हमें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। जैसे कि जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हेल्थ में और हेल्थ में और एजुकेशन में, वो हमारी उसमें हमारी रैंक अभी 152 रैंक है। जिस हिसाब से अगर हम ग्लोबली देखें तो उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग बहुत नीचे आते हैं। अभी एक वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन होता है इनकम्स का, जो बताता है कि आपके देश की इनकम लेवल क्या है। उनके 4 लेवल्स हैं, एक अपर लेवल होता है, एक अपर मिडिल होता है, एक लोअर मिडिल और एक लो होता है। इंडिया अभी भी लोअर मिडिल में आता है, मतलब लो से ऊपर हैं हम। और अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन जाते हैं, मान लीजिए अभी हम 3 ट्रिलियन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम 5 भी बन जाते हैं तो भी एक अनुमान के अनुसार हम लोअर मिडिल में ही रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज हम लोग के लिए एक बोल सकते हैं कि एक संकेत है कि हमें इस पे भी ध्यान देना है। हमारे जो हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी कम है। अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग पूरे वर्ल्ड का 20% डिसीज बर्डन हैंडल करते हैं। हम 17% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की एज एन इंडियन, और अगर हम पूरे बीमारी के स्टैटिस्टिक्स देखें तो 20% लोग इंडिया में हैं जो बीमारी से ग्रसित हैं या जो हॉस्पिटलाइजेशन यूज करते हैं। इनको कैटर करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ही आगे आते हैं, और 75% ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इनको कैटर करते हैं। हमारे गवर्नमेंट की ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। और एक स्टैटिस्टिक्स बहुत हैरान करने वाला है कि 60 मिलियन लोग हर साल पॉवर्टी सर्कल में चले जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ कि उनको अपनी स्पेंडिंग्स का आधा मेडिकल में खर्च करना पड़ता है। अगर हम अपने इन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करेंगे साथ साथ, तो हो सकता है आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगी और बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा इसका। सर, अभी इस पूरे वर्ल्ड फोरम पे एक डिस्कशन भी जो है बहुत जोरों से चढ़ा है कि कोई कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस के पीछे बहुत बड़ी लोग बता रहे हैं कि चाइना की एक कॉन्स्पिरेसी है और बहुत सारे थ्योरीज सामने आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत वर्ल्ड लेवल पे
बहुत सारी बातें हो रही है कमर्शियल लेवल पे हो या सारी चीज़ों पे चाइना को बॉयकॉट करने की। ऐसे में इंडिया को एक बहुत बड़ा रिप्लेसर के तौर पे देखा जा रहा है चाइना का, क्योंकि आज जो चीज़ चाइना के पास है, आज उसकी पॉपुलेशन, मास लेवल पे प्रोडक्शन, कहीं न कहीं अगर कोई कंट्री है जो इस चीज़ को अचीव कर सकती है वो कहीं न कहीं इंडिया है, अगर फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम बात करें। ऐसे में क्या लगता है कितने चांसेस है इंडिया का इस चीज़ पे खरा उतरना और वाक़ई में चाइना को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लेसर बन के उभर के आना? और क्या वाक़ई में इंडियन इकोनॉमी इतना सक्षम है कि आज वर्ल्ड लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स है, हम इंडिया या वर्ल्ड लेवल की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उनको इस मास लेवल पे फुलफिल कर सकते हैं? देखिए, ये इतना आसान तो नहीं होगा, ये सोचना और कहना थोड़ा आसान है कि हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमें ये सपोर्ट करते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। ओके। एक तो आप जो करंट पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, जो हमारे लीडरशिप है इंडिया में, वो काफ़ी अग्रेसिव है। और क्योंकि अब ये कॉन्स्पिरेसी है या क्या रीज़न है, ये इसका फैक्ट बाद में निकल के आएगा, लेकिन इसके जो रेपरकशंस हैं, वो ये हो रहा है कि सब लोग इंडिया को देख रहे हैं कि हम यहाँ सेटअप कर सकते हैं। इंडिया भी इस मौके को भुना के कोशिश कर रहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस यहाँ पे लेके आए और सेटअप जल्दी से जल्दी हो पाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हम 2027 तक चाइना की पॉपुलेशन भी क्रॉस कर देंगे। और हमारा जो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारे पास ज़्यादा स्किल्ड रिसोर्सेज रहेंगे, क्योंकि मान लीजिए एक तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी हमारा बढ़ रहा है और हम लोग एज एन यूथ नेशन है, अभी हमारे यहाँ जो एवरेज एज है वो कम है। तो आने वाले 4-5-6 सालों में हमारे यहाँ जो एक बेसिक सेटअप बनने वाला है कि रिसोर्सेज भी हैं, लैंड भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है और पॉलिटिकल अरेंजमेंट भी है। तो ये संकेत देता है कि हाँ, हम चाइना की बराबरी कर सकते हैं और आने वाले समय में हो सकता है हम उनको बीट भी करें। हाँ, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण कायम है और हो सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इंडियन इकोनॉमी हमें सिम्टम्स अच्छे दे रही है, लेकिन अगर सब कुछ सही चलेगा तो ही ये पॉसिबल है। अदरवाइज सब कोशिश करेंगे कोप अप करने की। चाइना विल ऑल्सो डू कि वो कंपटीशन किल करे, वहाँ स्थिति ज्यादा अच्छी हो चुकी है। लेकिन अब लोगों का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं। अगर फिर वो वैसे ही रिवाइव हो गया तो वैसे ही चलेगा, और अगर माइंडसेट स्ट्रांग है कि नहीं यहाँ पर कुछ करना है, तो फिर चीजें जरूर बदलेंगी। बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल सही कहना है सर। ऐसे में एक इंडस्ट्री और है जो बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड, या मैं बोलूंगा कि जिसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है या हुआ होगा इस कोरोना आउटब्रेक की वजह से, वो है सर ट्रैवल इंडस्ट्री। आज ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें तो बिल्कुल थम सी गई है, क्योंकि आज कमर्शियल ट्रैवलिंग पूरा बंद हो चुका है। पैसेंजर्स इधर से उधर जा नहीं सकते हैं। जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स थे, टूरिस्ट या जो पूरा एक इंडस्ट्री थी, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद पड़ी है। ऐसे में क्या एस्पेक्ट दिख रहा है, कितना समय और जो है इस इंडस्ट्री को थमे रहना पड़ सकता है या और कठिन समय देखना पड़ सकता है? और या वो कभी हो सकती है जिनको लेके वो वर्कआउट शायद अभी से कर ले, या क्या पैरेलल ऑप्शन, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा रिलीफ उनको मिल जाए। सनी जी, इसमें देखिए क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर अपन ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट हैं, और अगर हम एविएशन की बात करें तो इसमें तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। इतना आसान नहीं होगा कि किसी पैरेलल मॉडल पे चले जाना तुरंत। 1 से 2 साल का समय लगेगा, और हम लोग को अभी पैटर्न भी वॉच करना पड़ेगा कि लोग कितना चेंज हो गए। जैसे आप और हम आज अगर यहाँ से मीटिंग कर पा रहे हैं बैठे बैठे, मुझे आपके स्टूडियो आने की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है आने वाले हर इंटरव्यू इसी तरीके से पॉसिबल हो। तो लोकल कन्वेंस से लेके एविएशन तक इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आप सबसे पहले तो इसका पैटर्न देखना पड़ेगा कि लोग कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद उनको कुछ डिसीजन लेना है। ये पैटर्न बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये कहना आपका सही है कि सबसे बड़ी हिट इस इंडस्ट्री को पड़ी है और इनको सर्वाइव करना वाकई में मुश्किल हो रहा है, और इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं जिन पे एक संकट की घड़ी आ गई है। तो हम ये शुभकामनाएं दे सकते हैं कि उनके साथ सब अच्छा हो, लेकिन जो सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं ग्लोबली, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की इंडस्ट्री, ग्लोबली ये कहीं ना कहीं इन पे एक बहुत बड़ी मार पड़ी है, और इनको उठने में 1 से 2 साल का समय लगेगा। सर, थोड़ा सा हम ग्लोबल से लोकल की तरफ आते हैं, और इंदौर को लेके क्या वर्जन आपका कहता है, क्या माइंडसेट कहता है आपका, फाइनेंशियल एक्सपर्टिज्म क्या बोलता है? क्योंकि इंदौर एक ऐसा कमर्शियल हब है पूरे प्रदेश का जहाँ पर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी स्टैब्लिश है, और कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से ये सब थम सा गया है। हालांकि बातें चल रही है कि शायद अभी कुछ जो फार्मास्यूटिकल सेटअप्स हैं उनको अभी स्टार्ट करा गया है, तो धीरे धीरे कोशिश तो की जा रही है। ऐसे में क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है इस इंदौर पे पड़ने को देखने को मिल सकता है? वहीं साथ साथ क्योंकि कमर्शियल के साथ साथ कैपिटल जो भोपाल सिटी है वो भी कहीं ना कहीं आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ऐसे में इन 2 मेजर सिटीज पे क्या आने वाले समय में इम्पैक्ट
देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एस्पेक्ट, क्या ओवरऑल एक समीकरण कहता है सर? ये दोनों सिटीज में अपने अपने इंडस्ट्रियल हब हैं, जैसे कि भोपाल में मंडीदीप है, हमारे यहाँ इंदौर में पीथमपुर है। तो यहाँ दो सेगमेंट्स में काम होता है, एक इंडस्ट्रीज चलती हैं और एक बहुत सारे लोकल बिजनेस हैं जो मैनेज होते हैं। इन दोनों पे इम्पैक्ट अलग अलग है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट्स पे रिलाय करती है, जहाँ पर उनको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे बिजनेस चालू कर दिया है लेकिन इम्पोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ ज्यादा काम हो नहीं पा रहा होगा। तो इम्पैक्ट उसके लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बिजनेस लोकली हेल्ड भी हैं, बहुत सारे बिजनेस आपस में इंडिया में ही चलते हैं, या बहुत सारे बिजनेस इंदौर भोपाल में ही चलते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो फुल पेस पे आ सकते हैं, बशर्ते सप्लाई और डिमांड जितनी जल्दी वो इक्विलिब्रियम आ जाए, उसका वो मीट हो जाए। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इंदौर और भोपाल ही सबसे ज्यादा पेशेंट से जूझ रहे हैं, तो इनको खुलने में भी समय लगेगा। और मीनवाइल अगर वो कोई स्ट्रेटेजी बना सके कॉस्ट कटिंग को लेके, मार्केट में कंपटीशन को किल करने को लेके, या फिर किसी भी चीज को लेके, तो हो सकता है आने वाले समय में वो उसको जल्दी कोप अप कर लेंगे। जो लोकली हेल्ड बिजनेस जिनका इम्पोर्ट्स है, जिनका प्लांट साइज बड़ा है, जिनका इन्वेस्टमेंट साइज बड़ा है, उनको 6 से 8 महीने इसको कोप अप करने में जरूर लगेंगे। सर इस समय में अब जैसे लॉकडाउन का जो पीरियड है, तो काफी लाइक जैसे पहले भी हालांकि इस पर हमेशा से डिस्कशन रहा है कि क्या ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से ऑनलाइन पे ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट किया जा सके। आज हम देखा जाए तो जितनी बैंकिंग फैसिलिटीज है वो सब एक ऐप पे अवेलेबल है। ऐसे ही कहीं है कि जितने भी हमारे फाइनेंस जुड़े अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो अकाउंट्स रिलेटेड हो, सीए से कंसल्टिंग जितनी भी इश्यूज हैं, आज सब ऑनलाइन सुविधा कहीं ना कहीं मिलती जा रही है, ऐप के फॉर्म में हो, वेबसाइट के फॉर्म में हो। कितना असरदार या कितना काम की ये सारी चीजें अब और ज्यादा दिखाई देती हैं पोस्ट लॉकडाउन या पोस्ट कोरोना क्राइसिस, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की बात होगी, कम से कम लोगों को बाहर निकलने की बात होगी। भले ही मार्केट शायद खुल जाए पर हम उस तरीके से काम वापस से ना कर पाए एटलीस्ट कुछ समय के लिए, तो कितने मददगार साबित होंगे ये सारे ऑनलाइन टूल्स। इसके बारे में सर आपका क्या वर्जन है? देखिए, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि वो जितनी चीजें इंट्रोड्यूस करे वो ऑनलाइन ही करे। जैसे मैं आपको बताऊं तो जीएसटी रिटर्न्स ऑफलाइन फाइल करने का ऑप्शन ही नहीं है। पहले वैट रिटर्न्स ऑफलाइन फाइल हो जाते थे जब वैट और सर्विस टैक्स था। तो गवर्नमेंट ही ऐसा इनिशिएटिव और एक मैसेज दे रही है कि हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे विश्वास कर रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं। बिजनेसमैन कुछ रिजिड हैं, कुछ बहुत फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन आने वाले समय की जो नीड है, आज नहीं तो कल हमें ऐसे चीजों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन है, हमें ऐसी चीजों पे रिलाय करना पड़ेगा जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रही हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपका ही बर्डन खत्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप क्लाउड अकाउंटिंग पे थे तो आज आपको कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि आप अपनी अकाउंटिंग मैनेज कर पा रहे हैं। अपने जीएसटी रिटर्न भले ही उसकी डेट बढ़ गई है, आप समय से फाइल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो टूल है। लेकिन जो बहुत सारे लोग जो ट्रेडिशनल और ब्रिक्स एंड मोर्टार मॉडल में चल रहे थे, जो कि बहुत ट्रेडिशनल मॉडल होते हैं, तो अब उनके लिए एक लेसन है कि कैसे क्लाउड पे शिफ्ट किया जाए और ट्रस्ट किया जाए। जैसे हम हर ऑनलाइन सर्विस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, देखिए नॉर्मली ये जो बिजनेस है फाइनेंशियल एडवाइजरी एक ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस होता है, लेकिन जो भी ऑनलाइन इंडस्ट्री है वो कभी भी आपकी ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए मार्केट में नहीं आएगी। आप भी समझ सकते हैं, अगर कोई भी बिजनेस कुछ टाइम से मार्केट में है तो वो एक कंपनी स्टडी कर सकता है कि किस तरीके से। 2-4 एप्स है मार्केट में, पेपर टैक्स है, क्लियर टैक्स है और इंडिया फाइलिंग्स है। इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स है, इसमें आप जाके चीजें ले सकते हैं, सर्विसेज खरीद सकते हैं, और अगर आपका विश्वास एकदम नहीं बनता है तो आप किसी छोटी सर्विस से शुरुआत तो करें। अगर आप वही पुराने मेथड पे रहेंगे तो हो सकता है कि ऐसे मौके और आप देखेंगे, जैसे कोरोना वायरस आया, ऐसा हो सकता है आने वाले समय में और कुछ चीजें आए। और जैसे मैंने आपको कहा है कि टेक्निकल पेंडेमिक आने वाला है 7-8 सालों में, जिसमें बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, तो तब आपको एकदम सडनली स्विच करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट करने की कोशिश करें, और अगर बहुत बड़ी सर्विस नहीं लेते हैं तो छोटी सर्विसेज लेके देखें। आप श्योरली, आपका टाइम भी बचेगा, आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से उसमें मैनेज रहेगा और चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे रहेंगी। सर जाते आते कोई लास्ट मास्टर टिप क्या हो सकती है सर आपकी तरफ से? एक एंडिंग स्टेटमेंट सर क्या होगा? देखिए, अब सभी लोग इस चीज से अभी सबका सोचना ये है कि क्या होने वाला है, और सब एक कयास लगा रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमी कभी भी रिसेशन में नहीं जाती है, इकोनॉमी कभी भी खराब नहीं होती, इकोनॉमी हमेशा चेंज होती है, और उस चेंज को अडॉप्ट करने में जो हमें टाइम लगता है उसको रिसेशन बोलते हैं। तो हमें अब इस चेंज को फटाफट अडॉप्ट करना है, हमें समझना है
और ये तो एक बहुत बोल सकते हैं कि एक अलार्म था, जो कि एक अनवांटेड अलार्म था, जिसमें अगर आपकी नौकरी जा रही है तो कोई आपकी नौकरी छीन नहीं रहा है, वाकई में नौकरी जा रही है। लेकिन आज से 7 से 10 साल बाद हो सकता है आपकी नौकरी या फिर आपका बिजनेस आपसे कोई छीन लेगा, क्योंकि फिटेस्ट सर्वाइवल मार्केट में रहेगा और जो भी फिट रहेगा वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो मेरा एक मैसेज यही है कि डोंट बी द विक्टिम ऑफ द एनवायरनमेंट, बी द आर्किटेक्ट ऑफ इट, और फिर से इंडिया मुस्कुराएगा और वापस से हम काम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर इंदौर टॉक से जुड़ने के लिए। तो ये थे आनंद जोशी सर, जिन्होंने अपनी एक्सपर्ट टिप्स से शायद बहुत से लोगों की फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करा होगा। तो इसी प्रकार की अनप्लग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें हमारा ये स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। अब इंदौर के बाद भोपाल से भी रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े भोपाल टॉक से। आप भोपाल टॉक को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।